नमस्कार साथियों। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो कोविड-19 के इस माहौल में फासले से मिलना जरूरी है, लेकिन दिलों में फासले ना आए, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। तो देश की बात कोविड-19 के साथ भी व कोविड-19 के बाद भी मैं आज मुलाकात करेंगे पद्मश्री विनोद दुआ जी से। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ जी बीटी गोयनका अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ उन्हें अपनी बात कहने के लिए, ताकि फिर हम सवालों का सिलसिला शुरू कर पाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है देश की बात में। कि एक दौर ये था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूंगा ज्यादा, क्योंकि मेरा प्रिंट मीडिया का तजुर्बा नहीं है, अखबारों में मैंने नहीं लिखा, तो मैंने टेलीविजन ही किया है, रेडियो भी नहीं किया। तो एक दौर तो ये था कि सब कुछ दूरदर्शन के हाथों में था, दूरदर्शन के कब्जे में था, एक ही चैनल हुआ करता था, और उसमें मतलब दूरदर्शन ने न जाने क्यों खुद को मान लिया था कि वो एक औपचारिक प्रवक्ता है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है सरकार का। तो जब वो बोलता है तो सरकार बोलती है, जबकि मीडिया का रोल ये कभी नहीं होता। मीडिया का रोल बिल्कुल इसके विपरीत होता है। मीडिया का रोल एकदम इसके विपरीत। मीडिया का काम होता है सरकारों पर निगाह रखना। तो हॉलीवुड, तो उस दौर का जो दूरदर्शन था, वो ना वो हॉलीवुड था, ना वो बॉलीवुड था, ना वो टॉलीवुड था, वो सरकारी हुड था एकदम। तो उस दौर से हम निकले हैं जब हमें एक एक कैसेट रिव्यू करवाना होता था, कोई अथॉरिटी बैठी हुई है उसको दिखाना होता था, वो सरकार के लिहाज से सोचता था कि सरकार के हित में क्या है। हमारे जहन में होता था कि हम सरकार और जनता के बीच एक जरिया हैं जो जनता को बताएं कि हकीकत क्या है। तो वो बड़े मुश्किल कठिन वक्त थे। उसके बाद फिर हम आज़ाद हुए जब नए प्राइवेट चैनल आने शुरू हुए। तो शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छा काम चला, अच्छे अच्छे लोग खड़े हुए, अच्छे अच्छे लोग सामने आए। मतलब मुझे कोई एतराज़ नहीं कहने में कि चाहे वो प्रणव रॉय हों, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो बरखा दत्त हों उस वक्त, चाहे वो और भी लोग हों, राजदीप सरदेसाई हों, रवीश कुमार हों, तमाम लोग। तो लेकिन ऐसे में कंपटीशन जब बढ़ा और मार्केट का जो रेवेन्यू पाई होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, और सरकारी विज्ञापनों पर भी निर्भरता बढ़ी, तो लोगों ने हॉलीवुड की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब खबरों का हॉलीवुड क्या हो सकता है? खबरों का हॉलीवुड ये हो सकता है कि टमाटर में हनुमान, इस तरह के कार्यक्रम आने लगे। एलियंस आए थे, ठीक है, भूत भूतनी, नाग नागिन, इस तरह का पूरा एक दौर चला हिंदी न्यूज चैनल्स पर, खासकर हिंदी न्यूज चैनल्स पर। तो खबरों से ध्यान हटकर लो कॉस्ट रियलिटी एंटरटेनमेंट टेलीविजन बन गया कि एक बच्चा गड्ढे में गिर गया, वो खबर हो सकता है, लेकिन अगर आप उस गड्ढे पे लगातार 2 दिन बने रहें कि किस तरह से आर्मी उसको खोद रही है और उसको बाहर निकाल रही है, ठीक है, फिर आप खबरों से दूर हट गए, फिर आप चले गए हैं लो कॉस्ट रियलिटी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, ठीक है। उसके अलावा कोई शख्स चढ़ गया, जो टेलीकॉम ट्रांसमिशन के जो टावर होते हैं उस पर चढ़ गया है, 6 घंटे वो वहां पर रहा और आप भी 6 घंटे वहीं रहे, तो आप खबरों से हट गए हैं। लोग पसंद करते हैं, ठीक है, लोगों ने देखा, पसंद भी किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिड 90s की फिल्में थी, जब मिड 90s की फिल्मों में आपको माफिया की उपस्थिति ज्यादा दिखती थी, मौजूदगी ज्यादा दिखती थी। क्यों? क्योंकि फिल्म की जो दुनिया थी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़े हद तक वो माफिया के हाथों में चली गई थी, तो फिल्में भी वैसी बनती थी। लेकिन लोग देखते थे उनको, लोग इसको भी देखते थे, टमाटर में हनुमान, भूत भूतनी, नाग नागिन वगैरह, एलियंस आए थे, गड्ढे में गिर गया। क्यों? क्योंकि सूचना और मनोरंजन दोनों एक सामाजिक जरूरत है। दीज आर सोशल नीड्स। तो आप इनके नाम पर आप जो भी परोसोगे, लोग उसको उसको ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। तो जब शुरुआत हुई थी, बड़ी साफ सुथरी शुरुआत हुई थी एकदम टेलीविजन के खबरों में। धीरे 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 वो दौर आया जब हम उसमें चले गए, जब हास्य कवि आने लगे न्यूज चैनल्स पर। अब ये न्यूज चैनल्स का काम नहीं है कि वो हास्य कविताएं सुनाएं। आप कहीं भी देख लीजिए, आप बीबीसी देख लीजिए, CNN देख लीजिए, अल जजीरा देख लीजिए, आप
जो भी तमीज के चैनल्स हैं न्यूज के, एनडीटीवी देख लीजिए अंग्रेजी का, मैं खासकर अंग्रेजी का बोल रहा हूँ, मैं इसको टाइम्स नाउ को अलग करता हूँ, वो टैबलॉइड है टेलीविजन का, जैसे रिपब्लिक टीवी टैबलॉइड है। टैबलॉइड का मतलब ये है कि हेडलाइंस जो होती हैं अखबार में टैबलॉइड में, वो बहुत चीखती हुई स्क्रीमिंग हेडलाइंस होती हैं। बिल्कुल वैसे ही ये भी जो दो चैनल मैंने नाम लिया, ये टैबलॉइड टीवी है, लेकिन उसके मुकाबले, उसके बरक्स बड़े मतलब ढंग से काम करने वाले चैनल भी हैं। हिंदी चैनल्स में अगर आप देखें तो ये बात नहीं रही, सारे चैनल्स भटक गए उस तरफ, हॉलीवुड की तरफ। मतलब धर्मांधता भी बढ़ाई उन्होंने, जी। और उसके अलावा मतलब इस लो कॉस्ट एंटरटेनमेंट टेलीविजन रियलिटी चैनल। हमारा उस वक्त ये कहना था कि लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, आप इनके न्यूज चैनल वाले लाइसेंस रद्द कर दीजिए जिससे इनको एंट्री मिलती है, आप इनको रियलिटी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का चैनल दे दीजिए, क्योंकि इनको न्यूज चैनल्स की वजह से एक्सेस है हर जगह, जबकि 24 में से मुश्किल से 4 या 6 घंटे न्यूज होती है, बाकी ये सब कुछ दिखाया करते थे। फिर अब जो दौर आया, इसकी तो हमने उम्मीद नहीं की थी जो दौर होगा, अब हॉलीवुड ये हो गया है कि मतलब अगर मुद्दे नहीं भी हैं तो वो बनाए जाएं, और किस तरह से मतलब दरबारी बना जाए और सरकारी बना जाए। मेरे ख्याल में ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, बहुत लंबे लिस्ट है लोगों के आपके सामने, आप आगे बढ़ें। सर, आपने बताया कि हॉलीवुड मीडिया क्या है, अभी जानना चाहेंगे कि टॉलीवुड मीडिया क्या है। सर, टॉलीवुड मीडिया ने बड़ा हाहाकार मचा के रखा है कि अगर विराट कोहली ने मैच में अच्छा नहीं किया तो अनुष्का की बेचारी की खैर नहीं, जबकि उसका मैच खेलने से कोई लेना देना नहीं। सो ये जो मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ध्यान भटकाने के लिए, जी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ये टेलीविजन का काम नहीं है कि वो काम करे न्यूज चैनल्स का, लेकिन वो ऐसा करते आए हैं। अब विराट कोहली की अपनी जगह है, जी बिल्कुल, अनुष्का शर्मा की भी अपनी जगह है टेलीविजन न्यूज चैनल्स में, लेकिन वो उतनी ही है जितना पारंपरिक अखबारों में हमारे फिल्म के कॉलम्स या मैगजीन्स में फिल्म के कॉलम्स हुआ करते थे, वहां पर है। वो देश की प्राथमिकता नहीं है, जी बिल्कुल, तो देश की प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, हमारा काम उन पर ध्यान दिलाना है। बिल्कुल। अब वहां से भटक कर अगर हम वहां चले जाएंगे और उसी पर ही लगे रहेंगे, तो हम सोच रहे कि हमने कामयाबी से ध्यान भटका दिया जनता का, लेकिन हम भटक गए हैं, हम भटक गए। हम प्राथमिकता से दूर हो गए हैं। जी सर, तो मैं सवाल लेना शुरू करूं, यदि आपकी इजाजत हो तो, फिर जी जी, सवाल के साथ। बिल्कुल। जी सर, सवाल ये है हमारे पास कि सरकार किसी से भी सहयोग क्यों नहीं चाहती है। ये आर के जैन साहब पूछ रहे हैं कि सरकार किसी से भी सहयोग क्यों नहीं चाहती, अगर कोई सहयोग भी करना चाहता है तो सरकार उसको अन्यथा क्यों लेती है। देखिए जैन साहब और बाकी के जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। सन 85 की बात है ये, कांग्रेस अपने 100 साल मना रही थी, तो मैं और मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी, हम लोग बॉम्बे में इसको कवर कर रहे थे। तो मरीन ड्राइव पे हम लोग रुके हुए थे, बगल में ब्रेबॉन स्टेडियम है जहाँ पर कांग्रेस अपने 100 साल मना रही थी। तो मेरे सहयोगी को आइडिया आया, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो ओल्डेस्ट लिविंग कांग्रेसमैन है हम उनसे बात करें। मैंने कहा कौन? वो बोले मोरारजी देसाई, वो भी वही मरीन ड्राइव पे ही रहते थे, ओशियाना नाम की बिल्डिंग में। तो हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली और हम पहुंच के कैमरा वगैरह लगाए हमने। तो पहले मैंने हिंदी में कर लिया, इंटरव्यू खत्म हो गया। फिर जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी थे उन्होंने अंग्रेजी में इंटरव्यू करना शुरू किया। बीच में उन्होंने कहीं उनके मुंह से निकल गया या प्रोवोक करने के लिए उन्होंने कह दिया, बट नेहरू हेटेड यू। तो मोरारजी देसाई एकदम भड़क गए जैसे। ही सेड नो, नेहरू नेवर हेटेड मी, he disagreed with me. I also disagreed with him. We disagreed with each other, but we never hated each other. Yes. Nehru was a true Democrat. जैन साहब के सवाल का जवाब इसी में निहित है कि जब आप में डेमोक्रेसी की भावना हो, जब आप डेमोक्रेसी को टॉलरेट करें, जब आप क्रिटिसिज्म ले पाएं, जब आप उसका जवाब दे पाएं, आपके पास स्टॉक ऑफ नॉलेज हो, जब आप डिसेंट्रलाइज करें, पूरी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित ना करें, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी के दौरान, या जैसे आज हम देख रहे हैं, अगर आप ऐसे ना करें, अगर आपका जो टेम्परामेंट है
वो डेमोक्रेटिक हो, तब आप जो दूसरों की सलाह है उससे अन्यथा नहीं लेंगे। लेकिन जब आप एक ऐसी ही मनस्थिति से निकले हों, या बचपन से ही आपने देखा हो कि एक ही वर्ल्ड व्यू आपको दिया गया है कि दुनिया सिर्फ यही है, बाकी सब खिड़कियां बंद हैं, तो फिर क्रिटिसिज्म भी पसंद नहीं आता, जी क्रिटिकल अप्रेजल भी पसंद नहीं आता, फिर किसी और की आवाज सुनना भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ अपनी आवाज अच्छी लगती है। ऊपर से इच्छा हो कि सारी सत्ता मेरे हाथ में केंद्रित हो जाए, सेंट्रलाइज हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी के दौरान, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हो रहा। जी जी सर, एक्चुअली मेरे पास सुबह से 23 सवाल पहले आ चुके हैं। मैं सिर्फ अभी जो सामने है वो ले लेती हूँ। एक और सवाल है ये हमारे सामने। क्या किशन लाल जी सोमानी का है कि क्या मीडिया कोई सर्वमान्य विश्वसनीयता खड़ी कर सकता है कि उसकी खबरों को ग्रामीण वर्ग में भी माना जा सके और वो ग्रामीण वर्ग को भी कहीं स्थान दे सके? मतलब उनको लगता है कि ग्रामीण वर्ग को बहुत छोटा स्थान मिलता है, जबकि देश हमारा गांव से ही बना हुआ है। इसके देखिए 2-3 निगाहों से इसको देखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि मीडिया की बात सब मानते हैं, वो गलत हो, सही हो, सरकारी हो, हाँ, वो हॉलीवुड हो, उसको मानते हैं लोग। इसका मतलब मीडिया का प्रभाव तो है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, अब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात है। अभी तक गांव के इलाकों में पूरा जाल नहीं फैला है मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। वैसे पहले भी नहीं था। दूरदर्शन वाले कहते थे कि हमारी कवरेज पूरे देश में 80% है। तब टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन हुआ करती थी, टेलीविजन के ट्रांसमिशन टावर लगा करते थे, रेडियल रेंज होती थी उनकी 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो वो अपना पूरा दिखाते थे कि किस तरह से 80% भारत को हमने कवर कर रखा है। ये बात और है कि उस 80% में से उस 80% के 90% में बिजली ही नहीं थी। ठीक है ना? तो सिमिलरली इस वक्त ये है कि अभी तक हमारी पहुंच जो है टेलीविजन की गांव के इलाकों तक 100% नहीं है। पहली। दूसरी बात, ये सारे रेवेन्यू पर चलने वाले प्राइवेट चैनल, इसमें सरकारी रेवेन्यू बहुत आता है, दूसरे इसमें फिर बड़ी कंपनियों के विज्ञापन आते हैं, और जो एक ट्रेडिशनल कॉरिडोर माना गया रेवेन्यू का, वो शुरू होता है पुणे से। पुणे, बॉम्बे, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, कानपुर, उसके बाद कलकत्ता, जो राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन देते हैं। जो क्षेत्रीय स्तर पर विज्ञापन आते हैं उनके लिए रीजनल चैनल्स हैं। अब मीडिया क्या करे कि उसकी बात सुनी जाए, तो प्राथमिकता गांव रहते ही नहीं है कभी मीडिया के लिए। हम लोग जिस चैनल पे मैं हूं उस वक्त, स्वराज एक्सप्रेस, टाटा स्काई पे 592 है, हम पूरा का पूरा किसान बुलेटिन वहां चला रहे हैं। और हर रोज मतलब किसान बुलेटिन चलता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाकी चैनल्स हैं उनके लिए प्राथमिकता नहीं है गांव, उनके लिए प्राथमिकता नहीं है गांव का जो जीवन है, जिंदगी है जैसी उनके, मतलब इट डज नॉट ब्रिंग इन इनफ रेवेन्यू फॉर देम, सो देयरफॉर इट्स नॉट अ प्रायोरिटी। अब मीडिया को क्या करना चाहिए उसमें यही है कि अगर तो सरकार की तरफ से मतलब पंप इन हो पैसा कृषि के क्षेत्र में, और इतना हो कि मतलब मीडिया को सपोर्ट मिल पाए वहां से, तो फिर ध्यान जाएगा। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मीडिया को कोई गांव वगैरह कोई प्राथमिकता नहीं है मीडिया। उसके लिए अनुष्का और ये विराट और ये गड्ढे में गिर गया, बड़ी बड़ी शादियां। हाँ, शादियां, और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में, बेटी की शादी में किस तरह से सारे हमारे महानायक से लेकर छोटे मोटे नायक हाथ बांध के खड़े हुए हैं। मतलब ये उनके लिए प्राथमिकता है। जी सर, एक और सवाल है वंदना जोशी का कि जब भी मीडिया चैनलों के कार्यक्रमों पर प्रश्न उठाया जाता है तब मीडिया ये कर बच निकलता है कि हम वही दिखाते हैं जो दर्शक चाहते हैं। तो क्या आज के ये मिर्च मसालों से भरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी फिर मीडिया का ना होकर दर्शकों की है क्या? देखिए, दर्शक की मजबूरी है, उसको आप जो भी देंगे वो लेगा क्योंकि उसकी जरूरत है। वही जो मैंने पहले उदाहरण दिया माफिया फिल्मों का, 90 के दशक की आप फिल्में देखें, माफिया के हाथों में इंडस्ट्री जा चुकी थी, वो दाऊद इब्राहिम हो या और माफिया मनी हो, दुबई से फाइनेंस आ रहा है, तो फिल्मों के किरदार भी वैसे होते थे, उनकी कहानियां भी वैसी होती थी, सिचुएशन भी वैसी होती थी, माफिया मूवीज होती थी, लोग फिर भी देखते थे उनको। जी ठीक है ना? क्योंकि एंटरटेनमेंट इज द सोशल नीड।
सिमिलरली इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सोशल नीड, ठीक है ना। आप जो भी देंगे लोग देखेंगे। अब ये आप पर है, आपके विवेक पर है कि आप क्या दिखाना पसंद करते हैं। डू यू सेटिस्फाई देयर डिजायर्स और डू यू डिटरमिन द नीड, व्हाट नीडेड टू बी शोन। जरूरत क्या है और ख्वाहिश क्या है, दोनों में फर्क है। आप ख्वाहिश के हिसाब से दिखाएंगे कि वो देखना पसंद करते हैं, या जरूरत के हिसाब से दिखाएंगे कि हमें क्या बात दिखाने की जरूरत है। जी इसका जवाब मेरे पास ये है। हम जनता पर दोष नहीं दे सकते, ये हमारा फैसला होना है। एडिटोरियल डिसीजन मेकिंग इज आवर प्रेरोगेटिव। अगर हम लोगों को जहन में रखकर चलेंगे तो फिर तो हम कैबरे भी दिखाना शुरू कर सकते हैं, लोग पसंद करेंगे। मतलब हम 24 में से 6 घंटे बार बालाओं को दे देते हैं मुंबई के, बहुत चलेगा सर चैनल, बहुत चलेगा। ये तो हमें फैसला करना ना, एडिटोरियल के लोग हैं, कि हम क्या दिखाना चुनते हैं। डिसाइडिंग व्हाट्स न्यूज भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जी अभी बिल्कुल। उसमें उसमें भी एक हॉलीवुड है, सीबीएस की एक किताब है, उसका नाम है डिसाइडिंग व्हाट्स न्यूज। जी उसमें होता है कि सबसे ज्यादा असैसिनेशन, खासकर पॉलिटिकल असैसिनेशन लोग देखते हैं, प्रायोरिटाइज किया है। नंबर 2 प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी लोग देखते हैं, जैसे इस वक्त अम्फान चल रहा है, ठीक है। नंबर 3 मैन मेड डिजास्टर लोग देखते हैं, जैसे मैन मेड डिजास्टर आजकल लॉकडाउन, इकोनॉमी, मास माइग्रेशन, उससे पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी, ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं। और मुझे कहने में कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि इसके पीछे मैन कौन है, हम सब जानते हैं, ठीक है जी। तो ये एक प्रायोरिटाइजिंग न्यूज भी होता है, इससे फॉर्मूला से हटकर चलना होता है। न्यूज का कोई फॉर्मूला नहीं है, न्यूज का मतलब ही यही है, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। और जो कुछ भी यहाँ से नया आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है, न्यू, मोर देन वन न्यूज, दैट इज न्यूज। जी जी। अगला सवाल है सर मेरे सामने, महिमा का है और एक वंदना का है कि मीडिया जो, इसका जवाब आपने दे दिया है, क्या सही तरीके से दिखाया जाना चाहिए, ये कौन तय करेगा और कैसे तय होगा। तो ये तो आपने कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या दिखाएं, क्योंकि हम लोगों को दे रहे हैं। अर्जुन पोरवाल जी का एक सवाल है कि वॉट एवर स्टेटस वी ऑब्जर्व और यू एक्सप्लेन, डज इट ओनली थ्रेट टू डेमोक्रेसी और वी मूविंग टुवर्ड्स फासिज्म। देखिए, हम तो कभी नहीं चाहेंगे, we will never even desire, we can't even think even our dreams that we are moving towards, that we should be moving towards fascism. But this is definitely certain that today democracy is under attack. There are no doubts about it, and I'm not mincing my words. Media is supposed to be the fourth pillar. When the emergency was imposed in 1975, and after it was lifted, मैं अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं? सर जैसे आपको कंफर्टेबल हो, हिंदी इज मोर कंफर्टेबल इफ यू कैन से। ठीक है। सन 77 में जब इमरजेंसी हटाई गई तो उस वक्त LK अडवाणी ने कहा था, मीडिया से मुखातिब होते हुए, यू वर आस्क्ड टू बेंड, यू चोज टू क्रॉल। आपसे झुकने को कहा गया था, आप तो खुद ब खुद रेंगने लगे। यस, ठीक है ना। तो हमारी रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है, ये आज भी दिख रहा है और उस वक्त भी दिख गया था। उस वक्त तो झुकने को कहा गया था, ऑफिशियल सेंसरशिप थी, लगाई गई थी कानूनन। आज कानूनन सेंसरशिप नहीं है, लगाई नहीं गई है, फिर भी झुकना क्या, रेंगना क्या, बिल्कुल जाकर दरबार में बैठ गए हैं, सरकारी हो गए हैं, दरबारी हो गए हैं, जिसे किसी ने कहा गोदी मीडिया हो गया है। ठीक है ना। तो ये मीडिया का काम नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ हर्षा भोगले का, तो मैं हर जगह देता हूँ। हर्षा भोगले हम जानते हैं कि क्रिकेट कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जो क्रिकेट की अलग अलग विधाएं हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो 50 ओवर्स मैच हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, तीनों विधाओं से वो पूरी तरह वाकिफ हैं, उनकी बारीकियां समझते हैं, नुआंसेस समझते हैं। अब क्योंकि वो समझते हैं खेल को, अब वो कहें मैं खेलूंगा भी, तो जरूरी नहीं कि वो अच्छे खिलाड़ी साबित हों। हम लोगों का यही हाल है, हम लोग अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक राजनीति के खेल को समझते हैं। ठीक है। अब हम कहें क्योंकि हम समझते हैं इसलिए हम खेलेंगे,
हम राजनीति करेंगे तो हम जरूरी नहीं कि अच्छे नेता साबित हो। बिल्कुल। हमारी दुनिया अलग है, नेताओं की अलग है। हमारी दुनिया कीबोर्ड की दुनिया है, किताबों की दुनिया है, पेन की दुनिया, कलम की दुनिया है। ठीक है, मैंने कीबोर्ड बोल दिया है, अब कलम से बहुत कम लोग लिखते हैं। ठीक है, हमारी दुनिया सरस्वती की दुनिया है। उनकी दुनिया वो ऐसी दुनिया है कि जहां पर वो राजपुरुष भी बन सकते हैं, स्टेट्समैन भी बन सकते हैं, लेकिन अमूमन ज्यादातर चवन्नी अठन्नी चोर निकलते हैं उनमें से। जबकि स्कोप है कि वो राजपुरुष स्टेट्समैन बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास, मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास भी स्कोप है कि हम एक अच्छे सहाफ़ी, अच्छे पत्रकार, अच्छे एडिटोरियल, जिसके पास स्टॉक ऑफ नॉलेज हो और जो अपना डिस्टेंस मेंटेन रखता हो नेताओं से, उनका नज़दीक ना जाता हो, हम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि मध्यम वर्ग के ज़्यादातर बच्चे आए हुए हैं मीडिया में। जब वो आते हैं और पहली दफ़े किसी नेता से मिलते हैं या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हैं या किसी अफसर से मिलते हैं, तो उनकी आंखें जैसे चौंधिया जाती। तो बार बार जब 8-10 दफे मिलते हैं तो उनको ये शुबहा होने लगता है या मुगालता होता है कि हम भी इसी दुनिया के हैं, हम भी इसी क्लब के मेंबर हैं, हम भी इतने ही पावरफुल हैं। ठीक है ना। अच्छा, नेता भी यही चाहते हैं कि पत्रकार जेब में रहें, तो वो भी उनके कंधों पर हाथ रख देते हैं, उनको पेट्रोनाइज करते हैं। तो ये तो हमारा फर्ज है ना कि हम इनसे फासला बना कर रखें। हम उस क्लब के मेंबर नहीं हैं, ये मानकर चले। जी जी। एक और सवाल है सर। सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं जो 2-3 एक जैसे हैं वो इकट्ठे ले लेती हूँ। जी। ज्यादा बड़ा एंटी सोशल मीडिया कौन है? जो सोशल मीडिया में सबसे बड़ा एंटी सोशल एमएसएम है, मैसेज है, क्या है? और पत्रकारिता आजादी के पहले मिशन, आजादी के बाद पैशन हुआ और आज फैशन हो गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो सवाल ले लीजिए। देखिए एक बात जी, रिजवान खान साहब का और एक है पता नहीं, नाम नहीं लिखा है, बताएं। पहला किसका सवाल है? रिजवान का सवाल है कि ज्यादा बड़ा एंटी सोशल मीडिया कौन है? इस वक्त देखिए क्या हो रहा है रिजवान साहब, कि कम से आज से करीब 6 साल पहले तक मीडिया को हम लोग चलाते थे। इट वाज एडिटर ड्रिवन या एडिटोरियल ड्रिवन कह सकते हैं आप। ठीक है, पिछले 6 सालों में क्या हुआ है कि ये ओनर ड्रिवन हो गया है। अब मालिक जो लोग हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, अखबारों के, अब वो लोग मीडिया को चलाते हैं। जो संपादक हैं, एडिटर्स हैं, वो उनके साथ मिल गए। ठीक है, उसके बाद जो न्यूज एंकर्स हैं, जो कुछ नामी गिरामी जो छोटे मोटे जितने भी हैं जिनका थोड़ा बहुत वो है, वो भी मिले हुए हैं। लेकिन जो बीच का तबका है, जो डेस्क पे काम करते हैं, चाहे वो आउटपुट एडिटर हों, चाहे वो इनपुट एडिटर हों, रिसर्चर्स हों, वो बेचारे अच्छे पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं। वो दूर दराज इलाकों से भी आए हुए हैं, छोटी छोटी जगह से पढ़ाई लिखाई कर कर आए हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं। उन वो यहाँ पर वो दूसरे किस्म के प्रवासी मजदूर हैं। और उनकी वो अच्छा चिंता है करना उनको, चाहते भी हैं, वो अच्छा करना चाहते भी हैं। वो अच्छा करना चाहते भी हैं। मैं करीब हर न्यूज रूम में काम किया हूँ, मेरी अपनी फर्म है, मैं किसी का एम्प्लॉय कभी नहीं रहा हूँ, मैं बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। तो मैंने लगभग हर न्यूज रूम में काम किया है और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन वो मन मार के काम करते हैं। उनको अपने फ्लैट की ईएमआई भी देनी है, बच्चों की फीस भी देनी है। बहुत से लोग अपने माँ बाप को भी गांव से लेकर आ गए यहाँ पर, उनकी देखभाल भी करनी है। तो जो नहीं भी करना चाहते हैं वो मन मार के काम कर रहे हैं। दूसरे, छटनी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। छटनी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, जो पिंक स्लिप्स जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा सैलरीज में कटौती बहुत बड़ी तादाद में हो रही है, तो वो और इनसिक्योर होते हैं। वो फिर भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो वहीं पर ही चिपके रहना चाहते हैं। क्यों? सर्वाइवल का सवाल है। सर्वाइवल का सवाल। ठीक है, सीधा साधा सर्वाइवल का सवाल है। तो अच्छा करने वाले बहुत हैं, पढ़े लिखे ज़हीन इतने लोग हैं, हिंदी न्यूज़ चैनल्स हो, अंग्रेजी न्यूज़ चैनल्स हो, दोनों में हैं। लेकिन क्योंकि ओनर ड्रिवन हो गया है मीडिया, नाउ इट्स बीइंग ड्रिवन बाय द ओनर्स। पहले होता था कि ठीक है, ये जैन परिवार है टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। जब एडिटोरियल मैटर्स में एडिटर की अपनी अलग जगह है, वो अलग जगह है। ये रहा मामला गिरिलाल जैन तक रहा टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसके बाद धीरे धीरे ये भी नीचे आना शुरू हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, तो इनके जो मालिकान थे, ठीक है, मतलब हिंदुस्तान टाइम्स तो बिल्कुल ही दखल नहीं देता था पहले। रामनाथ गोयनका जी हुआ करते थे,
लेकिन वो ऐसे थे जो भावना को समझते थे, जिसका जिक्र रिजवान साहब कर रहे हैं कि मतलब आजादी से पहले की जो भावना थी, वो उस भावना से प्रेरित थे रामनाथ गोयनका का। आज के दिन अब कोई भी मालिक उठा लें, मतलब सब जाके दरबारी बने हुए हैं, उनके पास या तो छुपाने को बहुत कुछ है। यस, उनके अपने दूसरे और बहुत सारे बिजनेस हैं जिनको बचा के रखने हाँ, के लिए, इनको बचाए रखने के लिए। ऐसा भी है जी। जी, तो ओके, मेरा जवाब ये है। थैंक यू। हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू चेंज द करंट सिनेरियो ऑफ मीडिया? ये नावेद पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं जी? नावेद पूछ रहे हैं, नावेद। नावेद, हाउ कैन वी चेंज द करंट सिनेरियो? जी, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो पूछ रहे हैं हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, एक मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो सोचने लायक बात है। जस्ट अप्लाई योर माइंड टू इट। नेचर ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं कहता हूँ नेचर ऑफ मनी, तो मेरा मतलब ये है कि मुकेश अंबानी का जो 10 लाख है, कायदे से वो किसी अरुण पुरी के 1 लाख से कम होना चाहिए, क्योंकि अरुण पुरी का जो 1 लाख है वो प्योरली मीडिया मनी है। उसको करना ही मीडिया है अरुण पुरी को, ठीक है? ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है एक आध, लेकिन मेन जो है सारा मीडिया ही है, ठीक है ना? जबकि मुकेश अंबानी का साम्राज्य दूसरा है, तो उसके 10 लाख और अरुण पुरी का 1 लाख बराबर है। नेचर ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन मीडिया ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट के कब्जे में है, कॉर्पोरेट घरानों के कब्जे में है, वहां से निकलेगा, खुद ब खुद लोग ऐसे हैं मीडिया के अंदर जो उसको सुधारना शुरू करेंगे। रही बात नावेद साहब पूछ रहे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो बहुत सारी साइट्स हैं जो पब्लिक फंडेड हैं, क्राउड फंडेड हैं, उसमें बहुत सारी साइट्स हैं, आपको मिल जाएंगी। आप कंट्रीब्यूट वहां भी कर सकते हैं ताकि वो चलती रहे। वही आवाजें हैं, 5-7 इक्का दुक्का 3-4 आवाजें हैं। दूसरे, आप यू कैन रिफ्यूज टू वॉच दोज चैनल्स जो नफरत फैलाते हैं, जो सांप्रदायिकता का जहर भी घोलते हैं। उनको आप अवॉइड करिए देखना। आप ये कर सकते हैं। तीसरा, मुझे और कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक ऐसा पैसा नहीं आता मीडिया में जो प्योरली मीडिया का पैसा हो, या अभी तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया कि कोऑपरेटिव्स बनाए जाएं और कोऑपरेटिव से मीडिया चलाया जाए। स्टेट फंडेड मीडिया जो भी होगा वो बीबीसी तो होगा नहीं, वो दूरदर्शन ही होगा। तो इसलिए स्टेट से उम्मीद रखना बेकार है जी। अब हमारे पास एक सवाल है सर, शुरू से बहुत पहले। सरकारी तानाशाही से मीडिया को बाहर कैसे निकाला जा सकता है, एक ही सवाल है। और दो सवाल ले लेती हूँ मैं एक साथ। ये सवाल है शब्बीर का कि सरकारी तानाशाही से मीडिया को कैसे बाहर निकाला जाए, और मीडिया को रुपए की जरूरत तो रहती ही है, फिर वो बिकाऊ कैसे ना बने और क्यों ना बने। मेरे ख्याल से आपने कहा कि मीडिया का पैसा, तो ये बताएं जरा। देखिए, मीडिया को रुपए की जरूरत जब पहला टेलीविजन न्यूज चैनल शुरू हुआ था, वो था स्टार न्यूज। उसके पीछे रूपर्ट मर्डॉक का हाथ था, ठीक है? उसके पास बहुत पैसा था, तो उनको जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद शुरू हुआ जी न्यूज। ये स्टार न्यूज 98 में शुरू हुआ था, जी न्यूज 99 में शुरू हुआ था। मुझे याद है 10 मई की रात को 1999 को मैंने उनके साथ एमओयू साइन किया था, और 11 मई को रात को जी न्यूज शुरू हुआ। अब मुझे अफसोस होता है कि उसकी शुरुआत में मेरा भी दखल था या मेरा भी हाथ था। खैर, वो दूसरी बात है, वो दौर ही दूसरा था। उसके बाद शुरू हुआ आज तक, तीसरा चैनल था वो। तो शुरुआती दौर में भी मीडिया को पैसे की जरूरत थी, क्योंकि विज्ञापन चाहिए होते हैं। इसलिए जिसे हम बोलते हैं क्रॉस चैनल सब्सिडी टेलीविजन की दुनिया में, कि आपके पास जी टीवी है जो सन 92 में शुरू हो गया था, 7 साल बाद आपने जी न्यूज शुरू किया, तो क्रॉस चैनल सब्सिडी मतलब आप एंटरटेनमेंट से पैसा कमाइए और न्यूज में लगाइए उसका कुछ हिस्सा, ठीक है? एक तो मतलब ये तरीका था। तो पैसे की जरूरत तब भी थी, पैसे की आज भी है। ये जो न्यूज चैनल है बड़े कैपिटल इंटेंसिव है। सोशल मीडिया जो दूसरी तरफ है, उसमें खर्चा बहुत कम है और उसकी पहुंच भी बहुत ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। तो 24 घंटे आपके हाथ
टेलीविजन देखना एक अनुष्ठान के बराबर है। जैसे मतलब आप सेट के सामने बैठेंगे, सही वक्त पे बैठेंगे, सही वक्त पे एक तय समय पर प्रोग्राम आएगा, आप वो देखेंगे। जबकि जो सोशल मीडिया है, इसके प्रोग्राम लगे रहते हैं। दोनों मीडिया की जो नेचर है वो भी अलग है, खर्चे भी अलग है। तो यही है कि पैसे की जरूरत तो सोशल मीडिया को भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी है। अब उसके लिए जरूरी नहीं कि बिकाऊ बना जाए। बहुत सी सोशल मीडिया साइट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं है। लेकिन बहुत से हैं जो, मैंने जैसे पहले कहा, कि उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं सरकारियों के नजदीक जाते ही। कोई अफसर जो हमारा सेवक है, कोई नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो काउंसिलर हो, विधायक हो, जो भी हो, ये सब हमारे सेवक हैं, सर्विस प्रोवाइडर है। हम इनको टैक्स देते हैं ताकि हमें अच्छी सर्विस देंगे। हम अपना विश्वास देते हैं वोट के जरिए ताकि हमारे विश्वास पर खरे उतरे। तो हम में ही रूहों की गुलामी है। एक कोई छोटा सा एमएलए भी आ जाए तो हम खड़े हो जाते हैं एकदम। हमारा संविधान हमें नहीं कहता खड़े होने के लिए। हमारा संविधान एक ही दफे खड़े होने के लिए कहता है जब राष्ट्रीय गीत बज रहा हो, जब नेशनल एंथम बजे, तभी हम खड़े हों, और वो भी छत के नीचे बजे। ये भी एक शर्त है मतलब। और किसी के लिए खड़े होने को नहीं कहता है। आपने देखा होगा, कोई भी फंक्शन चल रहा है, कोई छोटा मोटा नेता या बड़ा नेता आया, सब खड़े हो जाते हैं। क्यों भाई? ये रूहों की गुलामी है, ये हमारी गलती है। और बाकी मीडिया बिकाऊ होता है, ये उन मीडिया वालों की गलती है। जी जी। एक ये सवाल है सानिया का कि आज हमने गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया है, ज्यादा निर्भरता यूट्यूब पर है, क्या आपको लगता है कि यूट्यूब लंबे समय तक आजाद रह पाएगा? देखिए, हमारे सामने भी चिंता यही है। यूट्यूब आजाद रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये चिंता नहीं है। चिंता ये है कि किस दिन बंद कर देंगे, सरकार किस दिन बंद कर देगी। जैसे इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ट्विटर बंद है आज के दिन। ट्विटर बंद है, कुछ और सोशल मीडिया बंद है, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस चल रही है SAATH, जो पाकिस्तान की सरकार है। जब हम सरकार कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ फौज से होता है। वो नहीं चाहते कि लोग देखें उसे। ये तो अब देखिए, शाबाशी देने का दिल करता है परवेज मुशर्रफ को। हालांकि उनसे हमारी मतलब गुस्सा भी बहुत है, शिकायतें भी बहुत है। लेकिन एक शाबाशी का काम ये है कि मीडिया को बहुत आज़ाद कर दिया था उन्होंने पाकिस्तान में, जो पसंद नहीं आता वहाँ के लोगों को, जो सरकारें हैं। इसलिए धीरे धीरे उस पर भी काबू पाया जा रहा है। आज वहाँ ट्विटर बंद है। तो हमारी चिंता ये भी है कि यूट्यूब खुद ब खुद बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं लगता हमें, वो तो बिजनेस है। लेकिन कहीं यहाँ से ही ना बंद कर दिया जाए, जैसे कश्मीर में बंद कर दिया सब कुछ। ब्लैकआउट जो हुआ कश्मीर में 10 महीने से चल रहा है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो और बाकी के प्लेटफॉर्म्स हों, तो यहाँ पर ये ना हो जाए, हमारा डर ये है। जी। एक सवाल और है, ये रीता जैन जी का सवाल है। ये पूछ रही हैं कि आज की स्थिति को लेकर आफ्टर लॉकडाउन व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा और मीडिया की उसमें क्या भूमिका होगी? देखिए, मैं अच्छा बुरा दोनों आपको बताता हूँ जो मुझे लग रहा है। अच्छा तो ये है कि हम ऐसी बहुत सी चीजें करना बंद कर देंगे जो फिजूल की थी, इनकी हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, बहुत सी चीजें अब नहीं होंगी। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी शादियां महापुरुषों के बच्चों की, या जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनके बच्चों की, जिसमें 10-10 हज़ार मेहमान हैं, 5-5 हज़ार मेहमान हैं, और एक एक वेडिंग कार्ड की कीमत 500-500 रुपये है। ठीक है, जहाँ पर प्लेट मतलब आप मान लीजिए कम से कम नहीं तो 3,000, 4,000, 5,000 रुपये ऐसा खर्चा। ठीक है ना, वो पार्टियां अब नहीं होंगी। डेस्टिनेशन वेडिंग्स बंद हो जाएंगी। कॉन्फ्रेंसिस के लिए कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स, उनका वो बहाना चला जाएगा कि सुबह जाना फ्लाइट लेके बेंगलोर में, दिन में कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, रात को वहाँ 5 स्टार में रहना है, अगले दिन वापस आना है। अब ऐसे बात होगी जैसे आपकी हमारी हो रही ऑनलाइन। जी। है। अगर और उसके अलावा कंपनियों ने भी देख लिया है कि कम स्टाफ से उनका काम चल सकता है, लिहाजा सबने छटनियाँ शुरू कर दी हैं। ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। लेकिन जब लोग घरों से काम करना शुरू करेंगे, कॉन्सिक्वेंटली सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगा। उसका हमारे जो
पूरा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उस पर भी असर पड़ेगा। ठीक है। अगली बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था वो नहीं रहेगी जो सन 2014 तक थी। हम अभी बहुत बड़ा झटका झेलने जा रहे हैं। अभी सिर्फ शुरुआती दौर हम देख रहे हैं। तो उसमें लोग अपने खर्चे कम करेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, बेसिक्स पर बात आएगी। ठीक है। जब घरों में ज़्यादा रहेंगे तो एक दूसरे की इज्जत करना भी सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अपने अपने स्पेस की, कि एक दूसरे को स्पेस भी देना होता है, ये भी ज़रूरी होता है। ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ हर एक की ज़िंदगी में हर कोई घुसा चला आता है, प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है। तो ये तमाम बातें होंगी जो मैं देख पा रहा हूँ अभी। खर्चे कम होंगे, इकोनॉमी मंदी होएगी, अभी मंदी से चलेगी। तीसरे, आर्थिक स्थिति हमारी नीचे जाएगी। सेहत का ख्याल खुद रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी, साफ सफाई रखनी होगी। ये जागृति चेतना आई है, लेकिन अभी और भी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। जगह जगह पर थूकते फिरना ये अच्छी बात नहीं है। कूड़ा करकट फेंकते रहना ये अच्छी बात नहीं है, जहाँ मर्जी फेंक दिया। मतलब ये जो मिडिल क्लास का एक पूरा सोच है, मिडिल क्लास का खासकर, कि अगर मैं इनसिक्योर महसूस कर रहा हूँ तो बजाय इसके कि मैं अपने विधायक को पकड़ूं या एमपी को पकड़ूं, उससे कहूँ कि यहाँ पुलिस की व्यवस्था चौकस करवाओ, मैं अपने घर की दीवार ऊंची करवा लूंगा और सिक्योरिटी गार्ड रख लूंगा। अपर मिडिल क्लास में खासकर यही होता है। मेरी बिजली वक्त पर नहीं आती है, बजाय इसके कि मैं कन्फ्रंट करूं अपने नगर सेवक को या जो भी है, नामदार खासदार जो भी हो, मैं इन्वर्टर लगा लूंगा। ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही नहीं है, मैं एक एस्पिरेशन भी है क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, मोटरसाइकिल से कार पर भी जाना है, मैं अपनी मोटरसाइकिल ले लूंगा या कार ले लूंगा, वजह इसके कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ सुथरी, दुरुस्त, एफिशिएंट, चुस्त बहुत सारे मुल्कों में है। उसकी मांग करूं, उसके लिए जोर दूं, लेकिन मैं अपना करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि एक दफे मेरी भी मजबूरी है, मैंने वोट दे दिया एक दफे, अगले 5 साल तक मेरे पास कोई मंच नहीं है जहां पर मैं अपने विधायक को या कॉर्पोरेटर को या सांसद को या मंत्री को या किसी को भी जवाबदेह, अकाउंटेबल बना सकूं। तो हम लोग भी अपने अपने सरों पर छोड़ दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, आत्मनिर्भर बनो, तो हम तो शुरू से ही आत्मनिर्भर हैं, अपने सर पर है सवारी, अपने जान और सामान की हिफाजत खुद करें, बसों में लिखा रहता है जैसे। तो अब हम उस स्थिति में हैं, उस हालत में हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मेरा जवाब यही है, लाइफस्टाइल जो है वो अब थोड़े मिनिमलिस्टिक हो जाएंगे। जी। एक ये सवाल है सुरेश उपाध्याय जी का, आर्थिक संकट के बरस हथियारों पर निर्भर देशों से युद्ध का खतरा क्या आपको लगता है कि क्या हम महसूस कर सकते हैं? क्या ऐसा है? देखिए, युद्ध के जितने भी कारण होते हैं, एक कारण होता है बाजार, मार्केट भी होती है। जो देश हथियार बनाते हैं, चाहे वो हवाई जहाज हो, मिसाइल हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो, न्यूक्लियर वेपन्स की तो मैं बात नहीं करूँगा, मिसाइल्स हो, हवाई जहाज हो, स्मॉल फायर आर्म्स हो, तोपें हो, टैंक्स हो, जो भी हो, आर्टिलरी हो, उनको मार्केट भी तो चाहिए। अब मार्केट के लिए युद्ध का होना जरूरी है। तो इसलिए युद्ध होते भी हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखिए 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अमेरिका का, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को रिसेशन से निकाला ही इन्हीं सेक्टर्स के जरिए था। हथियारों की इंडस्ट्री हो गई, उसके अलावा जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उनकी, वो जो विकसित देश थे, विकासशील देश थे, नए नए आज़ाद हुए थे, उनको बेच दी टेक्नोलॉजी। माने ये बटन बनाने की मशीन, टूथपेस्ट, ये मतलब ट्यूब बनाने की मशीन, ये वाली पुरानी टेक्नोलॉजी उन देशों को बेच दी। एक मार्केट वहां बन गई और अपने यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी ले आए, एक मार्केट डोमेस्टिक मार्केट बन गई। ठीक है। तीसरा, फिर थर्ड वेस्ट प्रोडक्ट सेक्टर्स होते हैं, जैसे ये आपके डिओडोरेंट वगैरह और ये परफ्यूम्स, थिंग्स वी कैन डू विदाउट, है ना, एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल बना के उसको चीज़ों को बेचना, सॉफ्टी मशीन्स और आइसक्रीम पार्लर्स और ये तमाम इन चीज़ों से रिवाइव करी उन्होंने। हथियारों की जहाँ तक बात है, युद्ध की जहाँ तक बात है, जो हथियार बनाता है उसके लिए जंग जरूरी है। आर्थिक हालात को देखते हुए हथियारों का एक और इस्तेमाल भी है, युद्ध का एक और इस्तेमाल भी मैं कहूँगा, ध्यान भटकाने के लिए।
बात हो रही है नोटबंदी से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, हम ध्यान भटकाएंगे पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो लिमिटेड जो होते हैं विंडो युद्ध की, उसके अपने राजनीतिक इस्तेमाल भी होते हैं। इस वक्त नेपाल और चीन के बॉर्डर पर गर्मी शुरू हो गई है हमारी, क्योंकि जो कुछ यहाँ चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कर रहे हैं, उससे ध्यान तो थोड़ा हटेगा ना, उस तरफ तो जाएगा। जैसे आज के दिन प्राकृतिक आपदा अफसान जो चल रहा है, उस पर ध्यान चला गया, माइग्रेंट लेबर से हट गया है। तो युद्ध के काफी इस्तेमाल होते हैं। जी, वंदना तिवारी का सवाल है कि अभी पत्रकारों की सैलरी काटी जा रही है, आपके विचार से क्या ये उचित है? देखिए, मैं तो बिल्कुल उचित नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि पत्रकार आपके स्टेक होल्डर प्रॉफिट और लॉस में तो है नहीं। जो भी चलाता है न्यूज़ चैनल या जो भी चलाता है अखबार या कोई भी चैनल, वो रिस्क एंड रिवॉर्ड सिस्टम में है, वो उद्यमी है, वो रिस्क ले रहा है, जोखिम उठा रहा है। इसलिए अगर फायदा होता है तो वो भी उसका है, नुकसान होता है तो वो भी उसका है। जो पत्रकार है वो तो मुलाजिम है, वो तो एम्प्लॉय है, आप उसको प्रॉफिट में तो हिस्सा नहीं देते। जब आप उसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देते तो उसको नुकसान का हिस्सा भी नहीं मिलना चाहिए। नुकसान में हिस्सेदार क्यों बना रहे हैं? आपने इतना कमा लिया है, जब तक ये बादल छाया हुआ है आर्थिक संकट का, तब तक आप पत्रकार को उसकी सैलरी देते रहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है, चाहे पत्रकार हो चाहे मजदूर हो, अभी पिछले रविवार को इस सरकार ने अपना ऑर्डर वापस ले लिया। 29 मार्च को ऑर्डर दिया था, नोटिफिकेशन था, जो एडवाइजरी थी, ऑर्डर तो नहीं था। और प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा था कि कंपनियां एक तो निकाले नहीं नौकरों, काम करने वालों को, दूसरे उनकी सैलरी देती रहे। उसको चुपचाप हटा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं, हम नहीं रोक सकते हैं इसको। तो सरकार ने भी चुपचाप हटा लिया। बुनियादी सवाल यही है कि जब आप जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, उसमें आपने पत्रकारों को हिस्सेदार नहीं बनाया, तो नुकसान में आप उनको हिस्सेदार क्यों बनाना चाहते हैं? फायदे की बात तो यही है कि अगर वो प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं थे तो नुकसान में क्यों है। एक सवाल है सर, ये सुहैल पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ क्यों पब्लिक फंडेड मीडिया अभी तक नहीं है और उसके डेवलप होने की क्या संभावना है? बीबीसी की तरह पब्लिक फंडेड मीडिया हमारे यहाँ क्या संभावना है? मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, मैंने बीबीसी का नाम लिया था, क्योंकि वहां पर जो लोकतंत्र की परंपरा है उसकी जड़ें बहुत गहरी है। सरकार खुद बीबीसी में दखल नहीं देती है। यहाँ पर सरकार का दूरदर्शन में कितना दखल है हम सब जानते हैं। कहने को कॉरपोरेशन है, प्रसार भारती है, कहने को एयर इंडिया है, प्राइवेटाइज है, लेकिन कितना दखल है सरकार का हम सब जानते हैं। तो कैसे बचेंगे सर, कैसे बचेंगे, क्या तरीका है इससे बाहर निकलने का? देखिए, पहले तो ये है कि मैं आपको बुनियादी बात बताता हूँ। इसकी जड़ में तो ये है कि सदियों से, मतलब सदियों से क्या मतलब, हजारों सालों से हम प्रजा रहे हैं। राजों के, राजे रजवाड़ों के, फिर सुल्तान नवाब बादशाह लोग आए उनके, फिर अंग्रेज के हम गुलाम रहे हैं। सन 47 से हम नागरिक बनना शुरू हुए। प्रजा बनने की आदत अभी भी है कहीं ना कहीं, हम प्रजा है। प्रजा भी है, गुलाम भी है। नागरिक बहुत कम मिलेंगे, नागरिक बहुत कम मिलेंगे जो आंखों में आंखें डालकर बराबरी के स्तर पर बात करता है। हाँ, कि मेरा देश है और मेरे तरीके से बनना चाहिए, मेरे तरीके मैं से फंड कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत की कमाई दे रहा हूँ, आपको टैक्स दे रहा हूँ। यस, आप मेरे सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जो जिस कंपनी का मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हूँ, जो सर्विस प्रोवाइडर है मेरा, मान लीजिए एयरटेल है, ठीक है। अगर मुझे अच्छी सर्विस मिल रही है तो एयरटेल का सुनील भारती मित्तल अगर कहीं आता है तो मैं खड़ा होकर एकदम उसको नमस्कार करके उसके गले में फूलों की माला थोड़ी डालूंगा। मैं बिल दे रहा हूँ, मैं बिल दे रहा हूँ, आप मुझे सर्विस दे रहे हैं, दैट्स इट। मुझे आपको नमस्ते क्या देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ क्यों मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमारी रूहें गुलाम है। मैंने जैसे पहले कहा, एक छुटभैया नेता आ जाए, लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब किसी मंत्री की मौजूदगी में तो गदगद हो जाते हैं एकदम। तो सबसे बड़ी कमी तो हम में है, हम नागरिक नहीं बने अभी तक। सिर्फ वो खुद ही को कर बुलंद उतना वाली बात पे काम करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ उतना बुलंद भी मत कर कि हर तकलीफ से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बता नहीं, तेरी यहाँ रजा के क्या है। लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ उतना भी बुलंद मत करके, खुदा से मतलब है या नहीं हम नहीं जानते, पर इतना लेकिन तो करें। इतना तो कर लो कि जिसको तुम पैसा दे रहे हो, जो तुम्हारा पेड सर्विस प्रोवाइडर है, उससे सवाल तो पूछ सको, और जो आपके कारण वहां पर है, जो जो आपके कारण आपने वोट दिया है, हमने विश्वास दिया। हाँ। जी। अम, ये एक अर्पण जैन का सवाल है कि पोर्टल तो निष्पक्ष हो सकते हैं, उनके लिए वैधानिक प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर कॉर्पोरेट सोसाइटी बेस्ड मीडिया बना सकती है तो ऐसा कुछ हमारे संविधान में है क्या? कैसे बन सकता है बेस्ट मीडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा? मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोऑपरेटिव का मैंने जिक्र किया, ये भी होगा। जैसे पब्लिक फंडिंग हमने कभी नहीं सोचा था, या क्राउड फंडिंग जिसे कहते हैं, हमने जी नहीं सोचा ऐसा होगा, लेकिन बहुत सारी साइट्स है सोशल मीडिया पे जिनको क्राउड फंड करता है, जिनको कुछ ना कुछ कॉर्पस मिला है कॉर्पोरेट से, लेकिन बाकी क्राउड फंडिंग है। तो कोऑपरेटिव्स भी होंगे, बनेंगे। अब जब वो कहते हैं ना कि जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 और खुलते हैं, जब ये मतलब ये भी सोशल मीडिया है, ये भी एक रास्ता है, एक नया, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उपयोग भी कर रहे हैं, सदुपयोग भी कर रहे हैं, दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जी। सर एक और सवाल है जो करीबन 5-6 लोगों ने पूछा है। आज जो स्थिति है उसमें जो जिसको हम बोलते हैं गोदी मीडिया, या हमें क्लियर दिखता है कि ये बायस्ड है और कोई एक मुद्दा इन्होंने पकड़ा हुआ है, अभी 3-4-5 दिन यही चलेगा और कोई कितनी भी इम्पोर्टेंट ही नहीं। तो जैसे आपने एक बात तो कही कि आप देखना बंद कर दीजिए, पर कितने लोग हमारे यहाँ जनता को अवेयर करने के लिए क्या मीडिया ने मेहनत नहीं करनी चाहिए? जो जो अच्छा मीडिया है, जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, वो कहीं जनता को अवेयर करे। मतलब मुझे अगर मेरा कोई विचार बनाना है, उसके लिए मैं बाहर से तो इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, लेकिन मेरे पास अपना भी कोई मेहनत होना चाहिए कि मैं भी मेहनत करूँ उसके लिए। तो इतनी अवेयरनेस कैसे आएगी सर? क्योंकि जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी, हम जो देखते हैं वो सच है। देखिए, अवेयरनेस आ तो रही है, ऐसा तो नहीं है कि वो हाल है आज के दिन जो पिछले साल इस वक्त था या 2 साल पहले इस वक्त था। लोगों में मतलब सोशल मीडिया पे जैसे हमें दिखता है कि ऐसे मीडिया को लेकर नफरत बढ़ती जा रही है, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही हैं लोगों के खिलाफ जो गलत काम कर रहे हैं मीडिया में। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है। ये मैं अर्नब गोस्वामी की बात कर रहा हूँ, जिसकी बिल्कुल उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि CBI को केस नहीं जाएगा, केस बॉम्बे पुलिस के पास ही रहेगा, ठीक है, और वहीं पर ही होगा। ये इसका क्या नाम है, ये जो जी न्यूज़ वाला है, इस पर भी FIR हो चुकी है केरला में। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ऊपर से अब ये जो कोरोना हुआ है इनके दफ्तर में, जी न्यूज़ वालों के, उसको लेकर भी मतलब बहुत गुस्सा है लोगों में कि आपने पहले नफरत फैलाई मरकज़ के नाम पर, तबलीगी जमात के नाम पर, अब आपके यहाँ ही सब कुछ हो रहा है और आपने छुपाए रखा है इसको। पता नहीं कितने लोग जो फील्ड में गए होंगे आपके यहाँ से, और कितने लोगों को उन्होंने इन्फेक्ट किया होगा। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी इतने नहीं पूछे जा रहे हैं। और अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, जो लोग जिनके पास है, जो अपनी बात कहना जानते हैं, जो कर भी रहे हैं, अमूमन मैं बहुत ही दुख से कह रहा हूँ, उनके चैनल्स की, उनके पोर्टल्स की जो पहुंच है वो बहुत कम है। वही बात है कि लोग भी वही देखते हैं जो मतलब उनको टिटिलेट करे, उनको थोड़ा सेंसेशनलाइज करे। हाँ, तुम फर्जी नकली अदालतें चलाइए आप अपने टेलीविजन चैनल पर, और ये एंटरटेनमेंट, मतलब लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट इन न्यूज़। सर एक भाषा बड़ी समस्या है। जिस तरह की भाषा हम इस्तेमाल करने लगे हैं, चाहे हम सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो एक छोटा सा सेंटेंस हम हमेशा यूज करते हैं कि जो हम देते हैं वो वापस आता है। तो यदि हम और जो हम सुनते हैं वो यहाँ रजिस्टर होता है। तो हम जिस तरह की भाषा सुन रहे हैं, सिर्फ भाषा, पहले एक समय होता था अखबार पढ़ने के लिए पेरेंट्स बोलते थे कि तुम्हारी भाषा अच्छी हो जाएगी,
और अब ये हालत है कि मीडिया की भाषा आप देखेंगे, चाहे किसी भी मीडिया की हो, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तो भाषा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहाँ तो जो गंदगी है वो बहुत बेकार है। क्या इसका संबंध बेरोजगारी से हो सकता है? क्योंकि मुझे किसी यूथ ने सुबह सुबह फोन किया था कि मैडम ये 4,000 रुपए 5,000 रुपए देके कहते हैं कि ये जो मैसेज है इसको इस तरह से बनाओ और इतनी दूर इतनी जगह फॉरवर्ड करना है। तो ये मतलब ये भी अगर हो रहा है तो ये बड़ी बुरी बात है। देखिए, आपने दो बातें कही हैं। एक तो भाषा, वो अलग बात है जी, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स पर इस्तेमाल होती हो, सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होती हो, और दूसरे मतलब जो बूस्ट करने वाली बात होती है कि 4,000 रुपये देके 5,000 रुपये देके, वो अलग बात है। दो अलग अलग इश्यूज है। जहाँ तक भाषा की बात है, जहाँ इलाकाई जुबान आ जाती है इस्तेमाल में, वहीं पर बहुत बड़ा तबका कट जाता है। मसलन हिंदी चैनल्स में देखिए, आज से कुछ साल पहले तक ये शब्द हमने नहीं सुने थे कि फला चुनाव में इस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अब सुपड़ा साफ हो गया एक खास इलाके का एक्सप्रेशन हो सकता है। जी, 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 जी। जिस वक्त सुपड़ा साफ होता है कहते हैं, तो उस वक्त मतलब पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, ये सब कट जाते हैं दर्शक, क्योंकि यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ इस्तेमाल होता है दाने मुक गए हैं, जो आपको नहीं मालूम होगा हिंदी भाषी लोगों को। जी। अगर हम लोग ले आए कि इस फला चुनाव में फला पार्टी के दाने मुक गए हैं, कितने लोगों को समझ में आएगा यूपी में, बिहार में? तो एक तो इलाकाई जुबान रीजनल चैनल्स के लिए ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर वो ठीक नहीं है। ठीकरा फोड़ दिया, अब मुझे नहीं मालूम ठीकरा मतलब ये क्या है, हा? तो जहां तक जुबान की बात है, हमारे अच्छी भली हिंदुस्तानी की एक पुरानी परंपरा चली आ रही है। खड़ी बोली जिसे बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं, आम बोलचाल की जुबान है, वो बोलते हैं। लेकिन इसके बीज भी बोए, यहाँ पर भी विभाजन के बीज बोए अंग्रेजों ने। जब फोर्ट विलियम्स में, कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में गिलक्रिस्ट साहब थे, उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि जो उर्दू है उसको पर्शियनाइज किया, उर्दू के जो लफ्ज है उसको पर्शियनाइज किया जाए और हिंदी को अलग बनाया जाए, उर्दू को अलग बनाया जाए। जरा मैडम को देखना, उसको अलग बनाया जाए, ठीक है। और उसके लिए मुझे नाम नहीं याद, एक मौलवी साहब को हायर किया गया था और एक पंडित सुखलाल थे, या मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो अलग अलग इस पे काम शुरू हुआ कि हिंदी अलग कर दी जाए हिंदुओं के लिए, उर्दू अलग कर दी जाए मुसलमानों के लिए, जबकि उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है। उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है बिल्कुल, वो यहीं पर ही पैदा हुई है, ठीक है ना। और तो अच्छी भली जो हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही थी आम बोलचाल की जुबान की, वो खत्म हो गई। मतलब खत्म हो गई माने ऊपर से टेलीविजन में इलाकाई एक्सप्रेशंस आ गए सारे। आज के दिन हाल ये है कि सरकारी हिंदी बहुत ज़्यादा है, जो ना कहीं मतलब बोली जाती है और ना कहीं से पैदा हुई है। कि किसी भी समस्या की तुलनात्मक मीमांसा के लिए उसके तदर्थ भाव एवं मूल भाव का सामंजस्य आवश्यक है। केवल भाषा का परिमार्जित होना आवश्यक नहीं, भाषा को बिंबों, प्रतीकों, फंतासियों में बांधना, परिवेश की परिपाटी को प्रखर करना है। अब ये कहाँ की जुबान है? ये किस किस राज्य में बोली जाती है? कौन लोग आपस में ऐसे इस ढंग से बातचीत करते हैं? कायदे से आम बोलचाल की जुबान हो, बात समझ में तो आए। आप यहाँ सरकारी हिंदी पढ़ाने थोड़ी आए हैं न्यूज चैनल पर, आप तो खबर देने आए हैं। जी, जो आसान भाषा में व्यक्ति समझ सके, आसान जुबान में समझ सके, आसान बोली कह दीजिए। जी। ये तो दृश्य और श्रव्य जैसे संस्कृताइज्ड हिंदी में कहते हैं, ये तो वो वाला मीडियम है ना, देखने और सुनने वाला, ये पढ़ने वाला तो नहीं है सिर्फ। तो उसका वाक्य विन्यास भी अलग होगा, जो पढ़ा जाएगा, और जो सुना जाएगा वो अलग होगा। तो ये बुनियादी बातें हैं जो, क्योंकि ज़्यादातर जो ह्यूमन रिसोर्स है हिंदी न्यूज़ चैनल्स का, वो अखबारों से आया है, वो भी क्षेत्रीय अखबारों से आया है, इलाकाई अखबारों से आया है, अमर उजाला, आप, भास्कर, जागरण, जितने भी हैं ये, इसलिए वो मतलब इसी तरह की जुबान भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये जुबान सुनने वाली जुबान है। आपको मेरी और भाषा की जो मैं बात कर रही थी कि जो बहुत ही गंदी भाषा है जो ज्यादातर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हमें मिलती है, वो सर उसका क्या है? हम ऐसे क्यों? जैसे मेरा ही मानना है, मुझे आपसे अगर लड़ना भी है तो भी मेरी भाषा का एक स्तर होना चाहिए ना। लड़ाई भी है तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है, बट अभी क्या होता है, कोई स्तर नहीं है।
दो बातें मैं आपको बताता हूँ। आप तो भाषा की बात कर रही हैं, मैं जुबान या भाषा के साथ साथ उसका जो कंटेंट है मैं उसकी भी बात करूंगा। गाली गलौज वगैरह तो हुआ, यानी आपको सभ्य संवाद की आदत नहीं है। जी। आप फौरन गाली पे उतर आइए कि जो शरीफ आदमी हो वो उठ के दूर चला जाए। चला जी। दुष्यंत कुमार का शेर है, लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। इनको मालूम है कि कोई इस तरह की जुबान हम इस्तेमाल करेंगे तो इनको कोई जो लोग ऐसे लोग मुंह नहीं लगना चाहेंगे जिनको ये चाहते ही नहीं है। तो जानकर ये इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है, गाली गलौज, ट्रोलिंग, आरोप, कुछ भी किसी के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कुछ भी बोलिए। जहां पर क्रॉस चेक करे। फेसबुक क्रॉस चेक नहीं करती है, ट्विटर क्रॉस चेक नहीं करता है जैसे हम लोग करते हैं। हमें कोई कहे कि ये आरोप है उसके फलाने के खिलाफ, ये डॉक्यूमेंट्स है, तो हम लोग चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे, फिल्टर्स है सारे, एडिटोरियल फिल्टर्स होते हैं, उसके बाद हम अपने उसमें लाएंगे जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तो। लेकिन फेसबुक नहीं करता, वो तो एक दीवार उसने दे दी आपको, वॉल, जिस पर कोई थूक कर चला जाए, कोई माता के जागरण का पोस्टर लगाकर चला जाए, कोई B+ ग्रुप ब्लड ग्रुप चाहिए उसका इश्तेहार लगाकर चला जाए, कोई उसको मतलब किसी और काम के लिए इस्तेमाल करके चला जाए। फेसबुक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लिहाजा ये तो मतलब वही है ना कि जिम्मेदारी, अगर आज़ादी मिली है, फेसबुक हाथ में आया है या ट्विटर हाथ में आया है, सोशल मीडिया, तो आज़ादी का दूसरा पहलू जिम्मेदारी भी होता है। वो इनको नहीं होता क्योंकि ये पार्टियों ने IT सेल खोल रखे हैं, जिसमें बीजेपी सबसे ज्यादा आगे है, उसके बाद कांग्रेस है, ठीक है, अब बाकी पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर करेंगी। और ये IT ट्रोल्स, बीजेपी IT सेल्स के ट्रोल्स हैं, ये पूरा सिस्टम इनका बना हुआ है। ये तो इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट कह चुके हैं हम 35 लाख ग्रुप्स में जा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कभी। तो ये भी ये इस्तेमाल ये ज्यादा खतरनाक है बरक्स जो जुबान का आप जिक्र कर रही हैं। दो बातें मैंने की। सिर्फ सिंगापुर से हमारे बीच में जुड़ रही हैं, नविता सवाल पूछ रही हैं, how do you see digital media changing the face of reporting given that there are so many independent platforms available? I would say more the merrier. Let 1,000 flowers bloom. जितने फूल खिले अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ एक रंग के ना हो, हमारा ये कहना है। सिर्फ एक रंग के फूल ना हो, सिर्फ गेंदे के फूल ना हो। बाग में, किसी भी बाग में तरह तरह के फूल खिलते हैं, तो लेट 1,000 फ्लावर्स ब्लूम। जितने भी आते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, बस उसमें इतना ही ख्याल रहे कि वो एक रंग के ना हो। और दूसरा क्या था इनका पॉइंट? इनका था रिपोर्टिंग गिवन दैट देयर आर सो मेनी इंडिपेंडेंट। रिपोर्टिंग की जहाँ तक बात है, अब जैसे मैंने पहले कहा कि पैसे कम होते जाएंगे मीडिया में, और घर से ही काम जब ज़्यादा चलेगा तो फील्ड रिपोर्टर्स जो होंगे, पहले ये होता था कि दिल्ली से महापुरुष जाया करते थे हम लोग, और जो लोकल हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट होता था वो सब कुछ अरेंज करता था, और हम ऊपर से देवता लोग उतरते थे और वहाँ फील्ड पे रिपोर्ट करके आ जाते थे। फिर ब्यूरोज बनने शुरू हुए। अच्छा, ब्यूरोज महंगे पड़ने शुरू हुए तो स्टिंगर्स आए, जो तनख्वाह पर नहीं है, स्टोरी बेसिस पे चार्ज करेंगे। फिर स्टिंगर्स के कार्टेल बने आपस में, 4 स्टिंगर्स ने हाथ मिला लिए, तुम इधर निकल जाओ, तुम उधर निकल जाओ, तुम उधर निकल जाओ, तुम उधर निकल जाओ। फिर 4 स्टोरीज आ गई या 5 या 6 आ गई, उनको अलग अलग चैनल्स को बेच दिया। अब मुझे ये लग रहा है क्योंकि घर से काम होना है, फील्ड रिपोर्टर जो है मेरे ख्याल वो खुद ही जाएगा बाहर, रिपोर्ट करके आके घर से रिपोर्ट करेगा। मुझे भविष्य ये दिखता है, ये सस्ता भी है, घर से भी है, और जैसे मैंने पहले कहा, अगर इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म होते हैं, क्रॉस चेक कर ले ताकि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे, और उसके बाद फलिए फूलिए, लेट 1,000 फ्लावर्स ब्लूम, अच्छी बात। से अल्टीमेटली बातें हमारी जिम्मेदारी पे भी आती है कि जितना हम जिम्मेदार होंगे उतना हम हमारे आसपास की चीजों को जिम्मेदार बना पाएंगे। एक और सवाल है कि
ऐसा क्यों हो गया है, जिनकी नौकरियां चली गई, कारोबार खत्म हो गए, वो भी सरकार के हर बेतुके फैसले का समर्थन करते रहते हैं? देखिए, अब तादाद तो बहुत कम हो गई है, इसमें कोई जी। शक नहीं है, क्योंकि काम बोलता है, जैसे बोलते हैं, तो काम देख लिया पिछले 6 साल का। तादाद तो बहुत कम हो गई है, लेकिन बहुत लोग जैसे डिनायल मोड में नहीं होते। जी। पेशेंट जैसे मरीज होता है वो डिनायल में चला जाता है। डॉक्टर उसको कहता है कि भाई देखो तुम्हें टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। वो कहता है मुझे मुझे हो ही नहीं सकती, मुझे टीबी हो ही नहीं सकती, मैं तो फार्म हाउस में रहता हूँ, अच्छी हवा मेरी है, मुझे नहीं हो सकती। देखिए देखिए, मैं तो सिगरेट पी रहा हूँ। तो वो डिनायल में चला गया है। तो बहुत से लोग डिनायल में हैं अभी, मानने को उनका दिल नहीं मानने को तैयार कि जो कुछ हो रहा है ये हो रहा है और इसे बुरा कहा जाए। ये लोग भी बाहर आएंगे वक्त के साथ। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करती है तो डिनायल से बाहर आएंगे ये लोग। सर, मुझे कुछ लोगों ने जब ये आपका मैंने पोस्ट बना के डाला तो आई गॉट सम मैसेजेस एंड कॉल्स, आप इनको क्यों बुला रही हैं? तो मैंने बोला क्यों नहीं बुलाऊं। सो दे हैव सेंड सम वीडियोस, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम मानते हैं कि अच्छा बोलते हैं। तो एक एक कॉकस बन गया है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा वो गलत है, जो हमारे तरीके से नहीं चलेगा वो गलत है। जबकि जैसे आपने शुरू में कहा था कि आप और मैं विरोधी हो सकते हैं, विचार हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक देश के बाशिंदे हैं, तो आपस में हमारी दुआ सलाम तो बनी रहनी चाहिए। किसी मुद्दे पे विचार अलग हो सकते हैं। तो ये ये देखिए, परंपरा सर बिल्कुल खत्म क्यों होती जा रही है? मैं दुश्मन हो गई मैं आपकी, दुश्मन हो गए। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। ये 1989 के चुनाव थे। हम लोग चुनाव विश्लेषण कर रहे थे दूरदर्शन पे, प्रणव रॉय और मैं, और हमारे पैनल पर एल के अडवाणी थे, विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता वो थे। तो अडवाणी साहब बार बार कह रहे थे जब शत्रु सामने खड़ा हो, जब शत्रु के पास ये हथियार हो, शत्रु के पास ये अस्त्र हो, ये शस्त्र हो, शत्रु 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 उन्होंने कर दिया। विश्वजीत की बारी है, उसने कहा मैं बहुत हैरान हूं, आप जैसे वरिष्ठ नेता शत्रु शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोधी हो सकते हैं, शत्रु की जगह कहां पर है? कुछ लोगों की परवरिश, दिमागी खुराक सिर्फ एक ही कुएं में होती है, एक ही वर्ल्ड व्यू होता है। हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं इसलिए अच्छी होती हैं, क्यों? ह्यूमैनिटीज पढ़ना अच्छी बात इसलिए अच्छा होता है, क्यों? ताकि हम परस्पर विरोधी जो दृष्टिकोण है उसको भी समझ पाए, अपने व्यू पॉइंट को भी समझ पाए, उसमें परिवर्तन करें। जो यंग माइंड्स होते हैं, जवान दिमाग होते हैं, वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। कुछ लोग हैं जो उनको प्रोग्राम करते हैं, वही बात बताएंगे जो उनके गुरुओं ने उन्हें बताई थी, उनके गुरुओं ने उन्हें बताई थी। हाँ, फिर उसको ग्लोरीफाई करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा। बाकी जगह पर ये होता है कि एक स्वस्थ परंपरा होती है वाद विवाद की, कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मुझे आप कन्विंस कीजिए, और मुझ में ईमानदारी है कि अगर मैं कन्विंस हो रहा हूँ तो मैं हो जाऊंगा, वरना मैं अपना काउंटर पॉइंट दूंगा। इंसान जो जितनी भी मानवीय जो सभ्यता की प्रगति हुई है वो इस ढंग से हुई है, साइंटिफिक थिंकिंग से हुई है। फ्लॉपी डाल दी दिमाग में, प्रोग्राम कर दिया, जो अगर तुम मेरे साथ नहीं है तो मेरे खिलाफ हो। ये जॉर्ज बुश वाली थिंकिंग है, किसी तानाशाह की थिंकिंग हो सकती है कि अगर आप मुझसे सहमत नहीं है तो आप मेरे खिलाफ हैं। मैंने पहले आपको बताया, मोरारजी देसाई ने कहा था कि नेहरू नेवर हेटेड मी, जी। ही डिफेंडेड मी, ही वाज अ ट्रू डेमोक्रेट। ये मोरारजी देसाई की तरफ से ट्रिब्यूट, इतनी बड़ी मतलब कॉम्प्लीमेंट जा रहा है पंडित नेहरू को, ही वाज अ ट्रू डेमोक्रेट। तो जिनको डेमोक्रेसी की समझ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही चीज देखी है, उन्होंने सिर्फ आदेश लिए हैं, निर्देश लिए हैं, हुक्म माने हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाए कि उनका जो वजूद है वो रोशन होगा? उनसे क्या उम्मीद की जाए? यही कह सकते हैं कि ठीक है, वक्त के साथ आप भी समझ जाएंगे। सर, ये जो एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कोविड-19 के दौरान भी और इसके बाद भी मीडिया की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, कैसा मीडिया होना चाहिए जो देश के रिकंस्ट्रक्शन में मदद करे और पुनर्निर्माण की परिस्थितियों को और अच्छी बनाए, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो करेगा, मीडिया है तो। देखिए, पहले बात तो ये है कि कुछ मैसेजेस तो ऐसे हैं जो लाइफस्टाइल, जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। मीडिया को वो जरूर प्रमोट करना चाहिए, उसके बारे में प्रोग्राम करने होंगे, हम लोग कर रहे हैं और लोग भी करेंगे, कि आप हाइजीन की तरफ ध्यान देना।
हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है हाइजीन की। हम लोग हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मैंने कहा, जगह जगह थूकते फिरते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, खैनी, गुटखा और थूकना। जी। या तो आप अपना अपना पीकदान लेकर चलिए, अगर आपको इतना ही शौक है तो। एक तो हाइजीन की से संबंधित आपको मीडिया को अपनी ओरिएंटेशन करनी होगी कि लोगों में जागरूकता हाइजीन को लेकर आए। दूसरे, इस बात को लेकर करनी होगी कि फिजूल खर्ची बंद हो। मध्यम वर्ग पर और जो लोअर मिडिल क्लास है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। बच्चों का भी प्रेशर आ जाता है जब शादियां होती हैं। शादियां सिंपल रखें आप। किसी जमाने में ऑटो रिक्शा के पीछे भी लिखा होता था, दुल्हन ही दहेज है। वो अब मानना पड़ेगा। लेकिन जब से एकता कपूर टाइप सीरियल आने शुरू हुए, सास बहू वो पूरी की पूरी मूवमेंट ही जैसे ना, वो विश्वास था जो ऑटो ड्राइवर का भी, वो सब जैसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। आपको वापस वहां जाना होगा। बड़ी शादियां वादियां दिखावा सब बंद करना होगा, और इसमें मीडिया का योगदान मैं देखता हूँ। तीसरे, मीडिया की आड़ में ऐसे फैसले ना लिए जाएं, कोविड की आड़ में, कोरोना वायरस की आड़ में ऐसे फैसले ना लिए जाएं जैसे लिए गए हैं। जैसे श्रम कानून में बदलाव ऑर्डिनेंस के जरिए, जो आप पहले नहीं कर पाए, श्रम कानून में बदलाव आपने कर दिया। ठीक है, काम करने के घंटे बढ़ा दिए। तो ये मीडिया का काम है ध्यान देना कि कोरोना वायरस या कोविड या पोस्ट कोविड के आड़ में सरकारें ऐसी तानाशाही ना करें। ये भी मीडिया का काम है। 3 मैंने आपको बता दिए, जी बाकी सर, मीडिया। अभी मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं, आप बताएं कितना समय है आपके पास तो मैं उसके लिए। देखिए, मेरी रिकॉर्डिंग होती है अभी मेरे पास, आप 7 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें। हाँ ठीक है सर, मैं कुछ सवाल और ले लेती हूँ। जी। Manisha, it's from Dan from UK. Can you please ask my question? And क्वेश्चन है इनका, ये यूके से है, कह रहे हैं कि मुस्लिम शुड बी वरीड अबाउट देयर फ्यूचर इन इंडिया, क्या ऐसा है? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि हमारा जो देश है ना, भारतीयता जो हमारी है, वो एक छाते की तरह है। उस छाते के नीचे हम अपनी अपनी अलग अलग पहचान लेकर रहते हैं। चाहे धार्मिक पहचान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे वो इलाकाई पहचान हो, बिहारी बंगाली पंजाबी, हाँ, कन्नड़ा कन्नडिगा तेलुगु उड़िया, चाहे वो जातिगत पहचान हो कि कोई ब्राह्मण है, कोई मतलब, या अलग अलग जातियां, कुर्मी, वर्ण व्यवस्था की पहचान हो। ये तभी मुमकिन है कि मैं एक से ज्यादा पहचान लेकर रह पाऊं अगर मैं भारतीयता में विश्वास करूं, पहली बात। और भारतीयता बिना मुसलमान के अधूरी है। मुझे ये कहने में, मैं जानता हूँ पॉलिटिकली इनकरेक्ट आज के माहौल में साउंड करूंगा, वो बिना मुसलमान के अधूरी है। ठीक है, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया, रोहड़ी नाम की जगह पर। वो इस्लाम की आमद इस ऊपर वाले हिस्से में थी। केरल में उससे पहले इस्लाम आ चुका था। तब से लेकर अब तक आप लगाइए कितने 100 साल हो गए, कितनी पीढ़ियां हो गई, कितना मतलब कंट्रीब्यूशन रहा। जितने जालिम जो कहानियां सुनाई जाती हैं, हाँ, अगर सुल्तान और बादशाह और नवाब थे, उतने ही जालिम राजे रजवाड़े और महाराज भी थे। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि महाराणा प्रताप का जो सेनापति था, हाकिम सूर खान था, वो मुसलमान था। और अकबर का सेनापति राजा मान सिंह था जयपुर वाला, जो हिंदू था। तो ये इसमें कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो जो कहने को बोलते हैं। हमेशा आपस में लड़ते मरते रहे हमारे राजे रजवाड़े। अंग्रेज आया एक सुपीरियर पावर, उसके सामने सब झुक गए, मेवाड़ को छोड़कर। ठीक है, तो हमारी फितरत में है गुलामी उसमें। और ये है कि जिससे दबना है दब जाओ। जब आप विदेश में हो, एनआरआई हो, तो दब जाओ जी जिसके देश में गए हुए हो। और यहाँ अपने देश में हो तो क्योंकि बहुसंख्यक हो, तुम अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को दबा लो। ऐसा नहीं है। हमारी भारतीय, हम तभी जिंदा रहेंगे जब हम भारतीय बन के रहेंगे। सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान या सिर्फ ब्राह्मण या सिर्फ क्षत्रिय या सिर्फ बिहारी या सिर्फ वो, ऐसे नहीं। ऐसे में मतलब हम नहीं मानते कि भारतीयता मुसलमान के बिना मुकम्मल हो सकती है। तो जहाँ तक मुसलमानों की बात है, आज के दिन वो खौफजदा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको जलील किया गया है, उनको डिमोनाइज किया गया है, क्योंकि 700 साल पहले अल्लाह ने फला के साथ ये किया था। अदम गोंडवी नाम के एक शायर है, उनकी एक शेर का, उनकी कविता का मैं एक शेर सुनाता हूँ।
अगर गलतियां बाबर की थी, गलती 1526 में आया था ना बाबर, गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले आज के दिन 2020 में? अगर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? हाँ? कौम की, क्या मैं भूल गया हूं, कौम की औकात को मत छेड़िए, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, वो ये कह रहे हैं। आप गड़े मुर्दे उखाड़ के अपनी राजनीति के लिए, हाँ, पूरे देश में आग लगा रखी है आपने और जलील कर रखा है एक बहुत बड़े संप्रदाय समुदाय को। आज के दिन तो दिक्कत है उनको, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम नहीं मानते कि भारतीयता और भारत उनके बिना मुकम्मल है। और सर, भारतीयता हमारा जो कानून है उसको हर व्यक्ति माने, जिसका जो मजहब है, जिसका जो धर्म है, वो अपनी अपनी देरी के अंदर और देरी के बाद सड़क पे इस देश का कानून, अगर इस तरीके से चीजें चले तो आसान है। ये तो बड़ी आदर्श परिस्थिति है। मेरा भगवान, मेरी पूजा, मेरी इबादत मेरा निजी मामला है। बिल्कुल सर, वो मैं है घर भी। में करूं, वो है धर्म भी। इति धार्यति, धर्म धारण करने के लिए है, तो धर्म किसी कहीं शो ऑफ करने के लिए है ही नहीं। तो अगर हम उसको ये तय कर लें कि ये मेरे दरवाजे के अंदर और दरवाजे के बाहर मेरे देश का कानून, ये इससे बड़ा आप मेरे ख्याल से। देखिए, दिक्कत नागरिक के साथ इतनी नहीं है जितनी दलालों के साथ है। धर्म के जो दलाल है ना बीच में, जो मेरे भगवान है जो, या मेरा जो खुदा है, या जो मेरा जो अकाल पुरख है, या मेरा जो गॉड है, उसके बीच के जो बिचौलिए है ना, असली समस्या उनकी है। अब देखिए, मैं एक मेरे दोस्त की सुन रहा था बात, कोई उसको बता रहा था कि शराब की दुकानें खुल गई हैं, तो कह रहे थे देखो काम चल रहा था ना, इतने दिन चला है ना काम, तो बिना शराब बात। के बिना भी काम चल सकता है। तो उसने कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद है, इनके बिना तो काम, इनके बिना भी तो काम चल रहा था ना। कौन सी दुनिया बंद थी, इनको भी बंद रहने दो फिर। दिक्कत यही है, जो बिचौलिए है ना मेरे भगवान और मेरे दरमियान, दिक्कत वो है, उनकी दुकानें बंद होती हैं, किसी भी धर्म के हो चाहे। शीतल है हमारी सर, पूछ रही हैं कि महिला पत्रकारों के लिए क्या स्थिति रहेगी आने वाले समय में, क्योंकि पहले ही वो कम होती हैं और अब छटनी की बात हो रही है, तो क्या स्थितियां रहेंगी? मुझे लगता है सबके साथ साथ ही रहेंगी सर, एक जैसी। तो बाकी, हाँ, बाकी लोगों के साथ रहेंगी, जो बाकी लोगों के साथ रहेंगी वैसी ही हैं मेरे ख्याल। इसमें ये भी देखा जाएगा कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मेरिट कितना है, और प्रोपोर्शनेट रिडक्शन जैसे होती है वो भी होगा। दो बातें होंगी। तो हमें अपना स्किल बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और अगर मेहनत करेंगे तो हमारा स्थान हर जगह बना रहेगा। बिल्कुल वही बात है कि चीन की इंडस्ट्री जो वहां से निकलेगी, चीन से, यहाँ पर तो कह रहे हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारे यहाँ क्यों आएंगे वो? जी। इतनी नफरत हो, इतने मारा मारी का माहौल हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, सरकारी दखल बहुत ज़्यादा हो, लाल फीताशाही हो, क्यों आएंगे? 63 कंपनियां निकल चुकी हैं चीन से, सिर्फ 3 आई हैं हमारे यहाँ, बाकी वियतनाम गई हैं, ताइवान गई हैं, साउथ कोरिया गई हैं। हमारे यहाँ क्यों आएंगे बताइए? 16 बिलियन यूएस डॉलर पिछले हफ्ते निकाले हैं इन्वेस्टर्स ने यहाँ से। क्यों रहेंगे, क्यों लगाएंगे यहाँ? वो तो वहीं लगाते हैं ना जहाँ उनको मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। हम जो कहते हैं कि मतलब जो हाउडी मोडी मोडी करते हैं वहां पर, वो अपना पैसा यहाँ इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, देशभक्ति नहीं है, या उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है इसलिए यहाँ पर लगाते हैं। तो वो यहाँ पर कोई भी क्यों लगाएगा अगर माहौल ऐसा होगा जैसा है। फिर महिमा पूछ रही है कि प्रेस काउंसिल है एक हमारे यहाँ, जो प्रेस के सारे मामलों को गवर्न करती है, तो वो क्यों नहीं मीडिया में इस जो ये सब होता है उस पर क्यों नहीं वो मुखर होते, और उसके होते हुए भी ये स्थितियां क्यों हो रही? महिमा जी को कही, उन्होंने मुझे खबर, मुझे, मैं खबरों वाला मैं हूँ, मुझे खबर दी है कि प्रेस काउंसिल अभी भी है। वैसे हमारे यहाँ एक एडिटर्स गिल्ड भी है, ये भी आप खबर दे दो। ये देखिए एडवाइजरी बॉडीज है, इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स तो है नहीं। ये एडवाइस कर सकती है, सेंसर कर सकती हैं, या राजनाथ सिंह के शब्दों में कड़ी निंदा कर सकती हैं, और बस इतना ही कर सकती हैं। ये इनके इतना दांत ही। नहीं, दंत विहीन है।
सर आपने जो समय कहा था वो हो गया है, तो आपने बिल्कुल समय पे हमें समय दे दिया था, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। आप सम अप करते हुए अगर कुछ कहना चाहेंगे तो आप प्लीज सम कर दीजिए, सवाल तो अभी भी बहुत सारे। समअप मैं इतना ही करूंगा कि मतलब अल्लामा इकबाल का शेर है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक ना रहेगी दास्तानों में। तो ये नागरिकों को ही समझना है कि कैसे प्रजा वाले मोड में वो हैं, उससे बाहर निकल कर आए नागरिक बने। गुलाम वाले मोड में है, हाँ, उससे निकल कर वो नागरिक बने, तभी जाकर इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन हमने सब कुछ इनको सौंप रखा है और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है सन 47 से लेकर अब तक। यही कहूंगा। हमें बोलना पड़ेगा, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि हम इस लायक हैं कि हम अगर पावर दे सकते हैं तो आपसे काम भी करवा सकते हैं। और हमें हमारे पास तो मंच भी है, अब सोशल मीडिया है हर एक के पास। जी जी। तो आपका मैं जो पूरे इस सेशन को समअप करती हूँ कि यदि हम चाहते हैं कि रियल मीडिया हमारे सामने हो या वैसा भारत, चाहे डेमोक्रेसी की बात हो चाहे किसी भी परिवर्तन की, तो एक नागरिक का जो रोल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक तो उसको प्रजा के मोड से निकलना होगा और गुलामी के मोड से निकलना होगा, बराबरी पे आना होगा कि आप अगर कहीं कुछ हेल्प करते हैं तो मैं भी कुछ हेल्प करता हूँ, जितना आपका देश है उतना मेरा भी है, और हम मिलके इसको बनाते हैं तो मेरा रोल भी स्ट्रांग है और मैं स्ट्रांग बनता जाऊँ। छोटी सी बात, पहले मेरा देश है फिर आपका है, क्योंकि गवर्नेंस जो होती है दैट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। सिटीजन इलेक्ट्स इट्स ओन गवर्नमेंट। तो देश तो नागरिकों से बनता है, वो सरकारें चुनता है, सरकार बाद में आती है। जी जी। तो ये मेरा देश है, पहले मेरा देश है और फिर मैं चुन के आपको अधिकार देता हूँ, तो मेरी वैल्यू होनी चाहिए, मेरी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। और अगर आप मुझे ध्यान नहीं देंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, ये बात हमें जहन में रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना सारा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सारी बातें हम याद रखेंगे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करेंगे। और कुछ एक ऐसे सवाल होंगे जो बहुत सारे लोगों ने पूछे होंगे तो मैं आपको भेज दूंगी, जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको सुनने नहीं गुनने भी आए हैं और वो सच में चाहते हैं, क्योंकि जब मुसीबत का समय होता है तो वो स्ट्रांग बनने का समय भी होता है, नई तैयारियों का समय भी होता है, पुनर्निर्माण का समय भी होता है। तो पुनर्निर्माण में आपने आज जो हमें सिखाया हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे और आगे उसको ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। इसको बंद कैसे करना है?